रेटिनोब्लास्ट में एम्स में नई तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। बच्चों पर गामा नाइफ की जो तकनीक है उसका इस्तेमाल हो रहा है। क्या है पूरा मामला, बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर भावना मैम मौजूद हैं। मैम, ये क्या नई तकनीक है और किस तरीके से आप लोग इस पे अभी काम कर रहे हैं? तो गामा नाइफ रेडिएशन जो है वो हमें एक मौका देता है बच्चों की आँखों को जो रेटिनोब्लास्टोमा से ग्रसित हैं उसमें सर्जरी से बचाने का। और अभी तक हम लोग जो ट्रीटमेंट्स यूजुअली दे रहे थे वो कीमोथेरेपी दे रहे हैं और प्लाक ब्रेकीथेरेपी जो एक तरह का रेडिएशन थेरेपी है वो दे रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है कि रेटिनोब्लास्टोमा कुछ बच्चों में दोनों आँखों को प्रभावित करता है और ऐसे कुछ बच्चे हमारे पास हैं जो जिसमें एक आई में ऑलरेडी सर्जरी हो चुकी है। तो दूसरी आई को हम किस तरह से बचाएं, उसमें वो ऑलरेडी कीमो प्लाक वगैरह सब कुछ हो गया और फिर भी ट्यूमर जो है थम नहीं रहा है। तो ऐसे में हमने क्या किया कि गामा नाइफ रेडिएशन जो है वो नॉर्मली न्यूरोसर्जन्स यूज़ करते हैं ब्रेन ट्यूमर्स के लिए। लेकिन अभी कुछ सालों से हम उसमें एडल्ट आई कैंसर्स जो बड़ों में आई कैंसर्स हैं जिसको मेलानोमा बोलते हैं उसमें हम यूज़ कर रहे थे। तो हमने थोड़ा शोध किया आँख बचाया किस तरह से बचाया जाए। तो हमने देखा कि एक टीम है रशिया की जिन्होंने गामा नाइफ रेडिएशन यूज़ किया है रेटिनोब्लास्टोमा में आँख बचाने के लिए और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स पब्लिश किए। तो वो देख के और हमारे बच्चों की स्थिति देखते हुए हमने सोचा कि हम भी अपने एम्स में इसमें रेटिनोब्लास्टोमा के बच्चों में उपयोग करके देखें कि इसका क्या रिजल्ट आता है। मैम, अभी अगर हम बात करें तो रेटिनोब्लास्ट होता क्या है, आम बच्चों में कैसे होता है? तो रेटिनोब्लास्टोमा बेसिकली एक जेनेटिक डिजीज़ है और होता ये आई का कैंसर है। रेटिना से स्टार्ट होता है, क्रोमोसोम में म्यूटेशन होता है जिसकी वजह से ये स्टार्ट होता है। मोस्टली 5 साल से छोटे बच्चों में पाया जाता है। और जैसा कि मैंने बताया इसके जो इनिशियल लक्षण है वो ये होता है कि आँखों के बीचों बीच एक चमक दिखाई देती है, तो जिसको हम ल्यूकोकोरिया बोलते हैं। अगर उस स्टेज पे आप मतलब बच्चे को डॉक्टर्स के पास आप ले आएँ तो ऐसे में इसका पूरा क्योर पॉसिबल है। क्या एक ही आंख में होता है या दोनों आंख में ये हो सकता है? सो 1/3 पेशेंट्स में ये दोनों आँखों में हो सकता है, ठीक है, और 2/3 में ये यूजुअली एक आँख में होता है। ये हेरिटेबल भी हो सकता है, नॉन हेरिटेबल भी हो सकता है, फैमिली हिस्ट्री में भी पॉजिटिव हो सकती है। तो ये सारे जो है इसके, तो आपने सुना कि किस तरीके से गामा नाइफ को लेकर तमाम तरह की बातें हैं। और एक मिनट अभी जानना चाहेंगे, आपने हेरिटेबल और नॉन हेरिटेबल डिजीज़ की बात की रेटिनोब्लास्ट को लेके, वो क्या होता है जरा एक बार समझाने की कोशिश देखो, रेटिनोब्लास्टोमा एक जेनेटिक डिजीज़ है। इसके दो फॉर्म्स होते हैं, सिंड्रोमिक और एक मोनोजेनिक। जो मोनोजेनिक फॉर्म होता है उसके दो फॉर्म्स, एक हेरिटेबल जो होते हैं 40% केसेस और 60% केसेस स्पोरैडिक नॉन हेरिटेबल होते हैं। जो हेरिटेबल होते हैं उनमें देखा गया है कि एक जर्म लाइन म्यूटेशन होती है जो द चाइल्ड विल इनहेरिट एट द टाइम ऑफ fertilization. So every cell of the child's body will have the first mutation. And then the cancer is recessive in the sense कि दोनों genes mutate होनी चाहिए, retinoblastoma gene, so that there is a loss of function mutation. तो दोनों जब वो loss of function mutation होती है तो कैंसर होता है। तो वो एक म्यूटेशन तो हर सेल में हो गया हेरिटेबल वाले में और दूसरा म्यूटेशन रेटिनल सेल में होगा। सो दो म्यूटेशंस रेटिनल सेल में होंगे। सो ये हो गया हेरिटेबल। सो हेरिटेबल रेटिनोब्लास्टोमा में देयर इज़ आइदर अ जर्मलाइन म्यूटेशन और वन ऑफ द पेरेंट्स इज अफेक्टेड। और जो यूनिलैटरल नॉन हेरिटेबल कैंसर होता है वो यूजुअली यूनिलैटरल होते हैं, जिसमें देखा गया है कि उनको जर्मलाइन म्यूटेशन नहीं होते, दोनों म्यूटेशंस उनके रेटिनल सेल में होती हैं। सो देन द कैंसर डेवलप्स and usually unilateral retinoblastomas develop much later unless कि कोई दूसरी जीन इन्वॉल्व हो जिसके कारण वो ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं। बट मेनली ये रेटिनोब्लास्टोमा जीन के कारण है। ठीक है। तो आपने सुना कि किस तरीके से रेटिनोब्लास्ट जीन के कारण होता है। और इस पूरे मामले में हमारे साथ गायकवाड़ सर भी हैं। सर नमस्ते। सर, जिस गाना नाइफ टेक्निक की बात हो रही है और कैंसर सेल को एक तरह से कह सकते हैं चूज़ करके डिस्ट्रॉय करने की बात हो रही है रेटिनोब्लास्ट केस में, ये कितना ज़्यादा कारगर है बीइंग ए ऑन्कोलॉजिस्ट, अगर मैं आपको पूछूं तो? वैसे मेरा रोल न्यूरो इंटरवेंशन है, तो इसमें रेटिनोब्लास्टोमा में जो ब्लड वेसल्स ट्यूमर सेल्स को सप्लाई करती है एक ऑप्थेल्मिक आर्टरी होती है। उसमें हम माइक्रो कैथेटर, छोटा सा कैथेटर होता है, उसको ऑप्थेल्मिक आर्टरी में ले जाके जो दवाई ये आईवी लाइन से देते हैं हम वो इंट्रा आर्टरी उसी आर्टरी में देते हैं जो आर्टरी ट्यूमर को सप्लाई कर रही है। तो इसमें होने से क्या होता है कि दवाई का जो डोज़ है, कंसंट्रेशन है, वो हाई कंसंट्रेशन में ट्यूमर सेल्स तक पहुंचता है। तो इससे ट्यूमर सेल्स की जो डीजनरेशन है, निक्रोसिस है, डेथ है, वो जल्दी होना शुरू होती है।
अब इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि सिस्टमिक जब आईवी लाइन से देते हो तो डोजेस बढ़ते हैं और पूरे बॉडी में फीचर्स उसके एडवर्स इफेक्ट आ सकते हैं। इसमें एडवर्स इफेक्ट के चांसेस मिनिमाइज हो जाते हैं। ठीक है, दूसरी बात है इसमें आप जैसे आपने सवाल पूछा कि कितना कारगर है, तो हम कहेंगे हमारा एक्सपीरियंस अभी कम से कम 15 साल का हो गया है और इसमें हम इंट्राआर्टियल कीमोथेरेपी कर रहे हैं और इसमें हमने कम से कम 70% पेशेंट की आई को हमने सेव किया है। तो आई निकालना नहीं पड़ा और आई को हमने सेव किया, तो इसको बोलते हैं ग्लोब सैल्वेज थेरेपी है ये। तो इसके फ़ायदे बहुत हैं, ठीक है, और इसके स्पेसिफिक इंडिकेशंस भी है और इसके जो एडवर्स इफेक्ट है वो मिनिमम है। सर इंट्रा आर्टरियल कीमोथेरेपी से 70% के आसपास आप लोगों ने मरीज को सेव कर पाया। ग्लोब जो है आई को बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हाँ, तो हमने ग्लोब सैल्वेज जो बोलते हैं वो 70% में अचीव किया है। और आपको ऐसा लगता है कि गामा नाइफ से और ज़्यादा इसमें एक्यूरेसी आएगी? गामा नाइफ का इसमें खास रोल नहीं है, इसमें गामा रोल नहीं है। सिस्टम में कीमोथेरेपी है या इंट्राआर्टियल कीमोथेरेपी है, तो ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है। कैमरामैन मनीष के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।